हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फिफ्थ वीडियो। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैं अपना वीडियो हिंदी में बनाना स्टार्ट करूं, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आने की वजह से मैं अपना वीडियो हिंदी में बना रहा हूं। और जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में लास्ट टाइम थोड़ा फास्ट फास्ट बोला है, तो मे भी हो सकता है कि शायद कुछ कुछ चीज़ें बाउंस हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको कुछ कंसर्न है या कुछ प्रॉब्लम आया है तो उस सिचुएशन में आप मुझे मेल कर सकते हैं अपना कंसर्न, और मैं डेफ़िनेटली उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप अपना नंबर दे सकते हैं, आई विल कॉल यू बैक, और मैं उसमें कॉल करके आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक करें, जितना हो सके तो शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आज हम लोग शुरू करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि मैं पहले एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। यहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूई कैपेबिलिटीज़, और इसके बाद में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे यूई कैपेबिलिटीज़, इवॉल्व यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, स्मॉल सेल और होम ई नोड बी। ये सब चीज़ें हम लोग इस पर शेयर करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में इवॉल्व पैकेट कोर एंड आर्किटेक्चर ऑफ द ईपीसी। ये जो ईपीसी है इसी को बोलते हैं इवॉल्व पैकेट कोर, और इसका रोमिंग आर्किटेक्चर क्या होता है क्या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसे कि अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए आप लोगों को। इसमें लिखा हुआ है मोबाइल्स कैन हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ वीडियो कैपेबिलिटीज़। हाँ, एक मोबाइल में बहुत सारी वाइड कैपेसिटीज़ होती है रेडियो की, ताकि वो अच्छे से सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाए। These cover issues such as maximum data rate, that they can handle the different type of radio access technology that they support, the carrier frequencies on which they can transmit and receive, and the mobile's support for optional feature of the LTE specification। मतलब कि ये हमारी जो यूई मीन्स यूज़र इक्विपमेंट मीन्स हमारा जो मोबाइल होता है ना, वो इस तरीके से उसका चिपसेट वगैरह डेवलप किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम डेटा रेट को हैंडल कर सके। देखिए, द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स, देखिए एल में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती है, ठीक है। लाइक एल में अगर हम बात करेंगे ना, तो TDD, FDD और इन सब चीज़ों के रिगार्ड में, मतलब हमारा जो मोबाइल इक्विपमेंट है बहुत अच्छे से डेटा रेट को हैंडल कर पाए, उसकी वजह से ही इसमें ये चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। द कैरियर फ्रिक्वेंसीज ऑन विच दे कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव, एंड द मोबाइल सपोर्ट फॉर ऑप्शनल फीचर ऑफ द LTE स्पेसिफिकेशन। मतलब जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है, सपोज कोई भी कैरियर फ्रीक्वेंसीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट बैंड होते हैं, उसको आराम उस पर्टिकुलर बैंड पे मैक्सिमम डेटा रेट को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाए, तो वो हमारी यूई कैपेबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। मोबाइल पास दीज कैपेबिलिटीज़ टू द रेडियो एक्सेस नेटवर्क। मतलब मोबाइल डेफिनेटली, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो, कि ये हमारा मोबाइल होता है, ठीक है। मोबाइल मतलब मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ पास कर पाए, और वहाँ से ये हमारा यूई से ई नोड बी, और ई नोड बी से यूई, मतलब यहाँ से ये जाएगा हमारा अपलिंक, और यहाँ से ये हमारा होगा डाउनलिंक। मतलब अपलिंक और डाउनलिंक दोनों में हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा मोबाइल एक अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा नेटवर्क से, तभी तो हमें एक अच्छी डेटा रेट वगैरह की स्पीड मिलेगी, तभी तो हमारा बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, स्पेशली डेटा में। तो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू द यूई कैटेगरी
एज शोन इन बिलो टेबल। मैं बिलो टेबल अभी दिखाता हूँ आपको। द यू कैटेगरी मेनली कवर्स द मैक्सिमम डेटा रेट विद विच द मोबाइल कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव। वही बात आती है कि जो यूई की कैटेगरी में जो मेनली मतलब यूई कैटेगरी यूई कैपेबिलिटी का मेन जो मोटो है उसमें एक पर्टिकुलर ये जो आपका मोबाइल है वो अच्छे से मैक्सिमम डेटा रेट को ट्रांसमिट भी कर पाए और रिसीव भी कर पाए। इट ऑल्सो कवर्स सम टेक्निकल इश्यूज दैट आर लिस्टेड इन द लास्ट 3 कॉलम्स ऑफ द टेबल। तो मैं दिखाता हूँ आपको। अर्लियर एल मोबाइल्स वर mainly in category 3, so they had maximum data rates on the uplink and downlink of 100 and 50 Mbps। मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि हमारा जो अपलिंक था ना, अपलिंक 100 Mbps का था और डाउनलिंक जो था ना वो 50 Mbps का था। मीन्स जस्ट अपोजिट, मतलब आप डेटा तो अपलोड अच्छे से कर पाओगे बट डाउनलोड कम, मतलब डाउनलोड उसका 50% ही कर पाओगे। मीन्स सपोज अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो मतलब मोबाइल से आप अपलोड कर पाएंगे 100 Mbps, लेकिन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे 50 Mbps, वो भी मैक्सिमम। मीन्स अगर वहाँ पे ज़्यादा यूजर्स ना हो तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ए रिलीज 8 और 9 or release 9 mobile can only attain the maximum theoretical data rates of 375 Mbps if it lies in category 5। मतलब ये केवल थियोरटिकल डेटा है, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। इसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं एक बार टेबल। ये जो टेबल के कुछ वर्जन्स है, R8 वर्जन, R8 वर्जन, R8 वर्जन, R10 वर्जन, R9 वर्जन अवेलेबल नहीं है इसमें। तो ये जो मैक्सिमम डाउनलिंक बिट्स है ना, ये बिट्स में है, बिट पर मिली सेकेंड। ये अपलिंक की कैपेसिटी, अपलिंक वापस से मतलब अपना मोबाइल इक्विपमेंट से BTS और BTS से वापस अपना मोबाइल वो डाउनलिंक। ये मतलब अपना मोबाइल से BTS और ये BTS से मोबाइल, ये डाउनलिंक। ये अपलिंक है और ये डाउनलिंक है। ये देखिए आप, मतलब यहाँ पे हर जगह ना। और एक चीज़ और भी है, मैक्सिमम डाउनलिंक की लेयर्स कितनी है, अपलिंक की लेयर्स कितनी है, और सपोर्ट ऑफ UL अपलिंक 64 QAM। 64 QAM क्या होता है ये यहाँ से देखें। 64 QAM इज ए हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, मतलब हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन की एक टेक्निक है विच अलाउज वन सिंगल रेडियो वेव टू रिप्रेजेंट 6 बिट ऑफ डेटा, जो कि अपना अलाउ करता है मिनिमम 6 बिट्स का डेटा बाय मैनिपुलेटिंग, मतलब उसको छेड़खानी करके एम्पलीट्यूड एंड फेज में ऑफ द रेडियो वेव, जो कि मतलब एम्पलीट्यूड और फेज में रेडियो वेव की छेड़खानी करके इंटू वन ऑफ 64 डिस्क्रीट एंड मीजरेबल स्टेट, मतलब 64 डिफरेंट अलग अलग मीजरेबल स्टेट में वो कवर करता है। द एडवांटेज ऑफ हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन इज द पॉसिबिलिटी टू ट्रांसमिट मोर बिट्स पर रेडियो वेव। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये 64 जो हमारा QAM है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये उसका एडवांटेज है कि हमारी उसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मोर बिट्स पर रेडियो वेव, मतलब जितनी आपका मतलब जितना आपका मतलब मोबाइल कवरेज में है उसके अकॉर्डिंग मतलब मैक्सिमम डेटा आपको अपलोड कर, मतलब मैक्सिमम डेटा आपको रेट मिलेगा अपलिंक में भी प्लस डाउनलिंक में भी। अपलिंक 64 QM प्रोवाइड्स द मोस्ट बेनिफिट इन स्मॉल सेल एनवायरनमेंट। अब स्मॉल सेल की अगर बात आती है तो स्मॉल सेल अगर आप लोगों ने देखा हो तो आजकल स्मॉल सेल्स का चलन आ चुका है फिलहाल में। बाकी स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्पेशली कर्नाटका में अगर आप कभी देवनहल्ली ब्रिज पे गए हो, अगर सपोज आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहाँ पे जियो ने अपने कुछ स्मॉल सेल्स लगाए हुए हैं जो कि आपको राइट साइड के पिलर में लगे हुए दिख जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले फ्लाईओवर में भी आपको लगे हुए दिख जाएंगे, जिसकी मतलब मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम जो आपकी रेंज होती है ना 200 to 250 मीटर मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा तो 300 मीटर, इससे ज़्यादा वो सर्व नहीं करता है। तो इट बूस्ट द अपलिंक डेटा थ्रू पुट बाय ट्रांसमिटिंग 6 बिट पर ट्रांसमिटेड LT अपलिंक सिंबल विथ 16 QM। तो अभी ये देखिए यहाँ पे जो अपलिंक है ना, द एडवांटेज ऑफ हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन पॉसिबिलिटी टू ट्रांसफर मोर इट्स पर रेडियो वेव इन स्मॉल, मतलब स्मॉल सेल के एनवायरनमेंट में जो अपलिंक है ना, अपलिंक 64 QM प्रोवाइड करता है। और जब बात आती है हमारी इट बूस्ट द अपलिंक डेटा थ्रूपुट बाय ट्रांसमिटिंग 6, यहाँ पे जब अपलिंक की बात आ रही है तो 6 बिट्स पर
ट्रांसमिटेड LTE अपलिंक, मतलब 6 बिट्स हमारा पर अपलिंक में 16 QMA के सिंबल में ट्रांसमिट होगा। दिस इंक्रीज द अपलिंक थ्रूपुट बाय 50%, मतलब ये जो हमारा अपलिंक की स्पीड है वो बढ़ा देता है। यहाँ पे आपने देखा कि 64 QMA करके यूज करके हम कैसे अपना क्या बोलते हैं अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे 16 QM को यूज करके हम लोग कैसे अपलिंक की स्पीड बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो R10 वर्जन आया था उसमें हमारी मैक्सिमम डाउनलिंक की जो लेयर्स थी, यहाँ पे आ जाती हैं R10 के सबसे लास्ट वर्जन में 8 डाउनलिंक लेयर्स, यहाँ पे 4 अपलिंक लेयर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द EUTRAN। ई मतलब इवॉल्व UTRAN यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। द इवॉल्व्ड UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क handles the radio communication between the mobile and the evolved packet core। मीन्स अभी आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में कुछ पढ़ाया था EPC के अबाउट में कि EPC कहाँ पे क्या यूज़ होता है। शायद अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका है ये EPC आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से इस वीडियो में बता देता हूँ कि यहाँ पे 2G जो आपका है वो सर्किट स्विच डोमेन पे ही आपका बेस्ड था इनिशियली, बाद में नहीं। और इसके बाद में जो 3G आपका जो है ना वो CS डोमेन, सर्किट स्विच डोमेन और PS डोमेन, पैकेट स्विच डोमेन दोनों में ही आपका बेस्ड था। यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यहाँ पे यूई बोला जाता है इसको। स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोग बोलते थे मोबाइल इक्विपमेंट विदाउट सिम, और विथ सिम हम लोग बोलते थे मोबाइल स्टेशन। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर थिंग है ना ये से मतलब इसको यहाँ पे CS डोमेन और PS डोमेन इस पूरे इसको ना यहाँ पे बोला जाता है EPC। मीन्स यहाँ पे CS डोमेन तो आता ही नहीं है 4G में। 4G केवल और केवल बेस्ड है आपका PS डोमेन पे, मीन्स पैकेट स्विचिंग पे। तो ये आपका कहलाता है EPC, इवॉल्व्ड पैकेट कोर। अब हम आते हैं पुरानी स्लाइड पे। तो द इवॉल्व्ड नोड बी, ई नोड बी मीन्स यहाँ पे देखिए पहले हम 3G में बोलते थे नोड बी, अब इसका नाम चेंज हो गया इवॉल्व नोड बी मीन्स ई नोड बी। ईच ई नोड बी इज ए बेस स्टेशन दैट कंट्रोल, यस, जो हमारा ई नोड बी है यहाँ पे एज ए बेस स्टेशन की तरह काम करता है। बेस स्टेशन मतलब BTS की तरह ऑब्वियसली। दैट कंट्रोल्स द मोबाइल्स इन वन और मोर सेल्स, जो कि मोबाइल को कंट्रोल करता है एक या उससे ज़्यादा अधिक सेल्स में। अब सेल क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे सेल की, तो देखिए जैसे कि हम ये टावर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 1, 2 और 3, मीन्स ये 3 आपके सेल हो जाते हैं। जो आपने अगर देखा हो टावर पे जो लॉन्ग टाइप का एंटीना रहता है, तो उसको आपको एक्चुअली बोला जाता है सेल। तो वो आपका कैसे क्या डिफाइन होता है, वो 0 से लेकर 120 डिग्री पे, 120 टू 240 और 240 टू 360, तो ये आपके ऑल डायरेक्शन कवर कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको सेल बोला जाता है, सेल या सेक्टर। तो आगे क्या होता है कि ए मोबाइल कम्युनिकेट्स विद जस्ट वन बेस स्टेशन एंड वन सेल एट ए टाइम। जो अपना एक मोबाइल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक BTS मतलब एक टावर और एक पर्टिकुलर सेल से ही कम्युनिकेट करता है। सेल बोले तो ये जो मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर सेल से ही कम्युनिकेट करता है। और इसके अलावा सो देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ द सॉफ्ट हैंडओवर स्टेट फ्रॉम UMTS। मतलब सॉफ्ट हैंडओवर में क्या होता है कि हमारा एक मोबाइल जो होता है ना एक ही टाइम पे एटलीस्ट दो, कह सकता हूँ दो अपना 2 सेल से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन कम्युनिकेशन उसका पर्टिकुलर एक ही सेल से रहेगा, लेकिन वो कनेक्टेड रहेगा। द बेस स्टेशन दैट इज कम्युनिकेटिंग विथ ए मोबाइल इज नोन एज इट्स सर्विंग ई नोड बी। ऑब्वियसली अगर मोबाइल आपका इससे कनेक्टेड है या इससे कनेक्टेड है तो वो सर्विंग ई नोड बी कहलाएगा। ये सर्विंग ई नोड बी कहलाएगा पूरा, क्योंकि इसका जो सेटअप होगा वो नीचे होगा यहाँ पे। अगर आपने देखा व्हाइट कलर का अंदर एक छोटा सा रूम रहता है, अगर आउटडोर साइट है तो वहाँ पे एक छोटा सा केज वगैरह रखा होगा, उसके अंदर BTS वगैरह लगा होता है, या ई नोड भी कह सकते हैं लगा होता है, तो आपका सर्विंग ई नोड भी कहलाएगा। Firstly, the eNodeB sends radio transmissions to all its mobile on the downlink and receivers receives transmission from them on the uplink।
जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो ई नोड भी होगा ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भेजेगा, मतलब मोबाइल पे, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ भेजेगा। हम लोग इस पॉइंट पे वापस से आते हैं। फर्स्टली द ई नोड बी सेंड्स रेडियो ट्रांसमिशन टू ऑल इट्स मोबाइल ऑन द डाउन लिंक। मीन्स यहाँ से कम्युनिकेशन गया डाउन लिंक पे, मतलब बीटीएस से या सेल से आपका गया यूई पे, यूज़र इक्विपमेंट पे, और ये यूज़र इक्विपमेंट वापस से अपलिंक भेजेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही कम्युनिकेशन होगा। आगे आते हैं। फर्स्टली द ई नोड बी सेंड्स रेडियो ट्रांसमिशन, ये मैंने बता दिया है। यूजिंग द एल टी एयर इंटरफेस। अब एयर इंटरफेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो यूई जो होता है ना, यूई से ई नोड बी के बीच में या सेल के बीच में अपना यू इंटरफेस होता है। इसका कोई फुल फॉर्म तो नहीं होता है, यू इंटरफेस ही बोला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। Secondly, the eNote B controls the low-level operation of all its mobile by sending them signaling messages such as handover commands that relate to those radio transmissions. अब जैसे कि मान लीजिए सपोज आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ इस टावर के बाद में कोई आगे टावर ही नहीं है। डेफिनेटली अगर किसी सिटी में तो डेफिनेटली टावर तो रहेगा। तो क्या होता है कि इन कैरिंग आउट दीज फंक्शन द ई नोड बी कंबाइन द अर्लियर फंक्शन ऑफ द नोड बी। एक मिनट। द ई नोड बी कंट्रोल्स द लो लेवल ऑपरेशन ऑफ ऑल इट्स मोबाइल, मतलब लो लेवल ऑपरेशन जैसे कि सिग्नलिंग है या आपका ट्रैफिक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होता है उनको पास करता रहता है। देखिए, बाय सेंडिंग देम सिग्नलिंग मैसेज सच एज हैंड ओवर कमांड्स। अब मान लीजिए यहाँ से अगर आप आगे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कॉल इसकी हैंड ओवर तो होनी चाहिए। अगर हैंड ओवर नहीं हुआ तो कॉल आपका यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप कॉल पे हैं, अगर आप डेटा पे हैं, तो उसमें फिर पैकेट डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ पे जाने में आपका हैंड ओवर होना कंपलसरी है। कई बार क्या होता है कि अगर हैंड ओवर डिफाइन नहीं किया गया है ना बैक एंड पे अपना BSS टीम के थ्रू, तो उस टाइम पे या BSS टीम पे या कहीं मतलब या कुल मिलाकर अपना बैक एंड पे अगर हैंड ओवर डिफाइन नहीं किया गया तो अपना कॉल ड्रॉप होने के चांसेस क्या, वो 1000% डाउन डाउन हो ही जाएगा एक्चुअली। कॉल मतलब अपना कॉल अपना ड्रॉप हो जाएगा। In carrying out these functions, the E node B combines the earlier function of the node B and the radio network controller. अभी क्या है कि in carrying out these functions, E node B का क्या फंक्शन होता है, ये अपना node B and the radio network controller। देखिए, अभी आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको। हम वापस से एक दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, इसको आप लोग यहाँ पे RNC बोला जाता है। ठीक है, RNC जब होता है ना, तो यहाँ पे ये कहलाता है नोड बी। ठीक है, अब नोड बी और आरएनसी, यहाँ पे नोड बी और आरएनसी का जो काम होता है, ये काम करता है अपना ईपीसी। ठीक है, और सॉरी नॉट ईपीसी, ई नोड बी, जो अपना आरएनसी का प्लस आपका नोड बी का जो काम करता है, वो काम करता है हमारा सीधे सीधे ई नोड बी। मतलब यहाँ पे हमारी फंक्शनलिटी ऐड हो गई कि वहाँ पे हमारा मतलब जैसे कि हमने जो बताया था बीटीएस का बीएससी आता, तो यहाँ पे बीएससी का फंक्शन ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक तीसरे वीडियो में बताया था कि जो भी हमारा उसका फंक्शन होता है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में भी। शायद मैंने डे 2 पे बताया था, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन से वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। देखिए, बीटीएस के बाद में यहाँ पे बीएससी आ रहा है ना, तो मतलब कह सकता हूँ बीएससी और बीटीएस का जो फंक्शन है ना 4G में, वो पूरा कंबाइन कर दिया गया और उसको बोला जाता है ई नोड बी। उम्मीद है आप लोगों को अभी समझ में आया होगा। ईच बेस स्टेशन इज नेटवर्क कंट्रोलर टू रिड्यूस द लेटेंसी। हाँ, तो ये क्यों कनेक्टेड होता है? टू रिड्यूस द लेटेंसी दैट अराइजेज व्हेन द मोबाइल एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन विद द नेटवर्क। इसको इसलिए किया गया है ताकि आपके में जो पैकेट डिले वगैरह है ना, वो ना हो, और जो मतलब लेटेंसी जो मतलब डिले हो बहुत मिनिमम से मिनिमम रहे। इसके वजह से ही इसको फंक्शन को एक साथ अटैच कर दिया गया है। ईच बेस स्टेशन इज कनेक्टेड टू द ईपीसी बाय मींस ऑफ द S1 इंटरफेस। यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, ई नोड भी जो कनेक्टेड होता है वो आपका ईपीसी से S1 इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखिए, जो डॉटेड लाइन है वो LTE सिग्नलिंग है, और ये जो आपकी एक लाइन गई है वो आपकी ट्रैफिक सिग्नलिंग है। बाद में मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ये LTE सिग्नलिंग का क्या मतलब है और ट्रैफिक सिग्नलिंग का क्या मतलब है, पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा इस पर।
यहाँ पे ये S1 इंटरफेस के थ्रू जुड़ा होता है। इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू नियर बाई बेस स्टेशन बाय द X2 इंटरफेस। मीन्स अब आप ये देखिए कि एक आपका जो ई नोड भी है वो दूसरे ई नोड भी से X2 इंटरफेस के थ्रू जुड़ा होता है। यहाँ पे ये फंक्शन बहुत अच्छा है, जबकि 2G या 3G में हमारा X2 इंटरफेस या इस टाइप का कुछ फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो कह सकता हूँ कि 4G काफ़ी अपग्रेडेड और बहुत अच्छा वर्जन है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आपका BTS एक दूसरे BTS से कनेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका एक BTS दूसरे BTS से X2 इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड रहता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ पे ये आपका BTS है, एक BTS से दूसरा BTS तो कनेक्टेड नहीं होता, ये डायरेक्टली BSC से ही कनेक्टेड होता है। लेकिन 4G में BTS प्लस BSC का फंक्शन एक साथ आ गया है, और कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से BTS प्लस BSC दोनों एक दूसरे से आपस में X2 इंटरफेस के थ्रू जुड़े रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। विच इज़ मेनली यूज फॉर सिग्नलिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग ड्यूरिंग हैंडओवर, जो कि हमारा यूज किया जाता है सिग्नलिंग के लिए और पैकेट सेंड करने के लिए हैंडओवर के टाइम पे। मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हैंडओवर आसानी से होगा और उस टाइम पे ज़्यादा डिले नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा कोई एक, जैसे कि ये चीज़ है, अगर ये हमारा इससे कम्युनिकेट करेगा पहले BTS से, इसके बाद BSC से, उसके बाद मोबाइल से, तो उस टाइम पे मतलब डेफिनेटली डिले होना तो कंपलसरी है ही, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं फिर से, अभी मैं इसको बंद नहीं करूँगा। देखिए जाहिर सी बात है BTS से BSC, BSC से MSc, देन यहाँ से सब होता हुआ वापस से अगर रिटर्न आएगा प्रोसेस, तो जाहिर सी बात है इसमें डिले तो होगा। लेकिन अभी क्या है कि फंक्शनलिटी आपकी इसमें कंबाइन हो गई है, तो इस ऑब्वियसली इसलिए डिले आपका कम होगा। आगे आते हैं। द X2 इंटरफेस इज ऑप्शनल इन टू सेंसेस। ये ऑप्शनल है टू सेंसेस में। फर्स्टली कम्युनिकेशंस आर ओनली रिक्वायर्ड बिटवीन नियर बाई बेस स्टेशन दैट माइट बी इन्वॉल्व इन हैंडओवर्स, जो कि अपने नियर बाई हैंड उसमें अगर इन्वॉल्व है तो आराम से हैंडओवर पॉसिबल है। वेयर एज डिस्टेंस बेस स्टेशन डू नॉट हैव टू इंटरेक्ट। मतलब जहाँ पे मतलब कुछ अदर बेस स्टेशन, सपोज मान लीजिए 2G 3G भी है, वो अगर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो अगर कम्युनिकेशन में नहीं है या नियर बाई नहीं है, तो उस टाइम पे अपना आराम से हैंडओवर आराम से ईजिली हो सकता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटिव कम्युनिकेशंस कैन ऑल्सो बी कैरिड थ्रू द वेल पैकेट कोर यूजिंग टू इंस्टेंसेस ऑफ S1। देखिए ये जो हमारा S1 इंटरफेस है ना, ये दो से जुड़ा होता है, ट्रैफिक एंड LTE सिग्नलिंग। ठीक है, टू इंस्टेंस के थ्रू जुड़ा होता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है आपका, यहाँ पे ये भी जुड़ा होगा, ठीक है, एक बेस स्टेशन से दूसरा बेस स्टेशन, प्लस ये भी आपका EPC के थ्रू जुड़ा जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब ये जुड़ा नहीं होगा, डेफिनेटली ये भी जुड़ा ही होगा। even if it is if even if it's used, the X2 interface does not have to be configured by hand instead। X2 जो इंटरफेस है ना हमारा बाय हैंड कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत भी नहीं है। इन नेटवर्क कैन सेटअप इट्स X2 interface automatically using the self optimization function। मतलब एक ई नोड बी में हमारी ये कैपेबिलिटी होती है कि जो X2 इंटरफेस होता है ना, X2 इंटरफेस वो अपने आप ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही ये क्रिएट कर ऑटोमेटिकली यूजिंग द सेल्फ, ये अपना आराम से अपने आप में सेटअप कर सकता है यूजिंग द X2 इंटरफेस ऑटोमेटिकली यूजिंग द सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। मतलब सोच लीजिए आप कितना पावरफुल है ये। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, सॉफ्ट हैंडओवर की बात करते हैं। सॉफ्ट हैंडओवर हम लोग ज़्यादा हैंडओवर्स में नहीं जाएंगे। सॉफ्ट हैंडओवर जो कि हमारा होता है, सॉफ्ट हैंडओवर का मतलब क्या है? सॉफ्ट हैंडओवर और सॉफ्ट हैंड ऑफ रिफर्स टू ए फीचर यूज बाय द CDMA। CDMA के बारे में मैंने पहले बताया था, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड WCDMA स्टैंडर्ड्स वायरलेस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वेयर इस सेल फोन इज साइमल्टेनियसली कनेक्टेड टू टू और मोर सेल्स और सेल सेक्टर्स। मतलब हाँ, मेरा कहने का ये है कि एक ही फ़ोन आपका यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सेल में कनेक्टेड होगा। ठीक है, यह हो सकता है, देखिए समझे, कनेक्टेड टू टू और मोर सेल्स और सेल सेक्टर्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये इसी को आपको सेल का मतलब सेल भी बोला, ये आपका सेल होता है सेल 1 सेल 2 सेल 3, या दो से ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, या इसको आप सेक्टर भी बोलते हैं, तो सेक्टर्स। क्योंकि होता क्या है, US रीजन में सेल का मतलब होता है पूरा BTS, सॉरी पूरी साइट।
तो मतलब एक यहाँ से भी कनेक्टेड हो सकता है, एक यहाँ से भी कनेक्टेड हो सकता है। मतलब CDMA में ये पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। अगर आप लोगों को याद हो, जिसने जिसने रिलायंस का फ़ोन यूज़ किया होगा, तो उनकी कॉल ड्रॉप बिल्कुल ना के बराबर होती होगी। भले ही आपका टावर है या नहीं है, कई बार मोबाइल पे सिग्नल तक नहीं रहता था, फिर भी बात हो जाती थी कई बार, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर आपने ट्रेन में फ़ोन यूज किया हो तो। आगे बढ़ते हैं। इफ द सेक्टर्स आर फ्रॉम द सेम फिजिकल सेल साइट, ए सेक्टराइज साइट, इट इज रिफर्ड टू एज ए सॉफ्टवेयर हैंडओवर है, सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ। ठीक है, मतलब अगर हमारा जो एक ही साइट से अगर दो सेल से कनेक्टेड है, तो हमारा सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कहलाता है। दिस टेक्निक इज ए फॉर्म ऑफ मोबाइल असिस्टेड हैंड ओवर, जो अपना मोबाइल का ही, ऑब्वियसली ये तो मोबाइल में फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। फॉर IS-95, ये एक आपका वर्जन है। IS-95 मैंने पहले बताया था, बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। CDMA 2000 CDMA cell phones ought continuously make power measurements of a list of neighboring cell sites and determine whether or not to request or end soft handover with the cell sectors on the list। मतलब ये अपने आप में ही, मतलब जो भी नेबरिंग सेल साइट्स रहती हैं उससे अपने आप में कनेक्टेड रहता है। और इतना मतलब ये पावरफुल टेक्निक होती है कि उसमें अपने आप ही ये बंदा अपने आप ही CDMA आराम से मेजर कर लेता है कि कैसा क्या करना है, कैसा क्या नहीं करना है। मीन्स हैंडओवर, सॉफ्ट हैंडओवर रखना है या नहीं रखना है किसी सेल के साथ सेक्टर से, और या नहीं, वो ऑलरेडी लिस्ट में रहता है। मीन्स ऐसा नहीं कि वहाँ पे हैंडओवर डिफाइन नहीं किया गया और वो अपने आप ही कर लेगा, ऐसा नहीं है। हैंडओवर डिफाइन होता ही होता है, क्योंकि हैंडओवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रहा इसका आर्किटेक्चर, देख लीजिए। अभी आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये आ गया आपका EPC, इवॉल्व पैकेट कोर। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड स्मॉल सेल एंड होम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क स्मॉल सेल एंड ई नोड बी। यूजली द S1 एंड X2 इंटरफेसेस आर नॉट डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन। जाहिर सी बात है कि आप मतलब फिजिकल कनेक्शन, या आपका फिजिकली दिखता तो नहीं है कि नहीं हमने एक टावर से जाके दूसरे टावर पे कनेक्शन किया हुआ, कभी तो कभी नहीं दिखेगा आपको। हाँ, मतलब फाइबर की बात अलग है, उसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि फाइबर आपका हर एक साइड पे गया हो, ये कंपलसरी नहीं रहता है। इतना आप लोगों को शायद पता रहेगा, क्योंकि फाइबर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स पे ही बिछाया जाता है। हर एक टावर के लिए फाइबर बिछा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए न्यू दिल्ली है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली परमिशन दे दी कि हाँ भाई साहब फाइबर बिछाओ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बैंगलोर है, इमीडिएटली तो परमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ स्पेसिफिक रूट के लिए आप परमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत तो झमेले होते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब उसके बाद जाकर परमिशन मिलती है। यूजली द S1 एंड X2 इंटरफेसेस आर नॉट डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन। समझ में आ गया आप लोगों को? इंस्टेंट द इंफॉर्मेशन इज राउटेड अक्रॉस एन अंडरलाइंग IP ट्रांसफर नेटवर्क इन द मैनर सोन इन बिलो फिगर। मीन्स ये जो आपका S1 इंटरफेस है EPC से कनेक्टेड है, ये भी देखिए S1 इंटरफेस है, और ये जो है ये आपका X2 इंटरफेस है। ये सब जो है ना, ये आपका केवल IP का खेल रहता है यहाँ पे। ये सब सिर्फ और सिर्फ IP के बेसिस पे होता है आपका। ईच कंपोनेंट्स ऑफ द कोर नेटवर्क हैज़ एन IP एड्रेस। जाहिर सी बात है कि जो ये जो आपके कोर नेटवर्क के ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब के पास एक एक अपना अपना IP ज़रूर डिफाइन किया जाता है, ताकि प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो पाए। द S1 एंड X2 इंटरफेसेस आर बेटर अंडरस्टूड एज लॉजिकल रिलेशनशिप। हाँ, हम इसको फिजिकल रिलेशनशिप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लॉजिकल रिलेशनशिप बोल सकते हैं। लॉजिकल मतलब जो लॉजिक के थ्रू आपको बताया जाए कि हाँ ये लॉजिकल रिलेशनशिप है, तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप ही है। थ्रू विच द डिवाइसेस नो अबाउट ईच अदर्स आइडेंटिटीज, जिसके थ्रू ये एक दूसरे की आइडेंटिटी को जानते हैं कि हाँ ये BTS है, तो ये राउटर है, ये EPC है, या जो भी। द इवॉल्व पैकेट कोर यूजेज एन IP ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द सेम वे। जो EPC जो होता है ना, EPC भी IP ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सेम वे में यूज करता है। सो द सेम इशू विल अप्लाई टू द EPC इंटरफेसेस दैट वी इंट्रोड्यूस बिलो। तो मतलब ये चीज़ें भी ना, देखिए ये यहाँ पे है, ये राउटर है, देखिए ये आपका फिजिकल इंटरफेस है, ये आपका फिजिकली कनेक्टेड है, जबकि ये आपका लॉजिकल इंटरफेस है। मतलब ये तो फिजिकली कनेक्टेड है, ये आपका किसी साइट पे कनेक्टेड रहेगा। ऐसा नहीं कि राउटर कहीं और लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर साइट पे ही लगा रहेगा। सिस्को राउटर यूज किया जाता है, वोडाफोन में तो इतना मुझे पता है, बाकी एयरटेल में भी शायद सिस्को ही यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कि नाउ ए डेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क स्मॉल सेल्स एंड होम इनोड भी। Nowadays, operators are increasing the capacity of their network through the progressive use of smaller cells। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बेंगलोर में हैं तो आप बेंगलोर में दो प्लेसेस पे या बहुत सारी प्लेसेस पे अभी तो स्मॉल सेल लग गए हैं। अगर आप सिल्क बोर्ड पे खड़े तो सिल्क बोर्ड में वहाँ पे सिल्क बोर्ड सिग्नल के पास में भी एक लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप मारुथली ब्रिज पे जाएंगे तो वहाँ मारुथली ब्रिज पे भी लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप मारुथली ब्रिज से कुंदनहल्ली की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी स्मॉल सेल लगे हुए हैं। और अगर आप यहाँ से अगर हैबल से आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका जो आपका देवनहल्ली का जो आपका हाईवे आता है ना, मतलब हैदराबाद हाईवे, तो वहाँ पे जो जितना भी आपका मतलब ये आपका मतलब अच्छे से रोड बना हुआ है ना, तो उस पे जो ब्रिज है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड साइड पे लगे हुए हैं स्मॉल सेल, वो भी स्पेशली जियो के। बाकी भारती वहाँ पे है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे जियो और वोडाफोन आपका दोनों ही है। बाकी अदर प्लेसेस पे जैसे कि मारथली में वहाँ एयरटेल वगैरह का यूज होता है, इतना मुझे पता है। द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल इज द होम ई नोट बी। अभी क्या है कि स्मॉल मतलब सबसे ज़्यादा स्मॉल एग्जाम्पल क्या है, होम ई नोट बी, विच इज a बेस स्टेशन that a user has purchased to provide femto cell। अब ये फेमटो सेल क्या है? स्मॉल सेल का तो पता चल गया आपको, लेकिन ये फेमटो सेल क्या है? फेमटो सेल ए वेरी स्मॉल मोबाइल फोन बेस स्टेशन विच इज कनेक्टेड टू द फोन नेटवर्क वाया द इंटरनेट। मतलब बहुत छोटा सा मोबाइल फ़ोन का बेस स्टेशन जो आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि वहाँ पे आप उसका एक ड्रॉबैक देख लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा हैंडओवर वगैरह तो हो नहीं पाएगा आसपास से, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरफेस अवेलेबल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा अच्छे से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड द अंडरलाइंग राउटर्स यूज दोज आईपी एड्रेस टू ट्रांसफर डेटा एंड सिग्नलिंग मैसेज। एंड द अंडरलाइंग राउटर्स यूज द दोज आईपी each base station and each component of the code network has an IP address। ओ ये तो मैं बता चुका, एक मिनट, हाँ ये मैं बता चुका था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हैथ परचेज टू प्रोवाइड femtocell a very small mobile phone base station which is connected to the phone network via the internet, typically used in areas where the mobile signal is weak and considered to be smaller than a picocell। मतलब पिको सेल जो होता है ना आपका, अभी अगर आप पढ़ेंगे ना तो पिको सेल, फेमटो सेल, देन स्मॉल सेल, मतलब कह सकता हूँ इस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है। अभी कवरेज विद इन होम, मतलब जाहिर सी बात है एक छोटे से घर के लिए कितना कवरेज चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर ऑलरेडी सिग्नल वीक है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा इंटरफेस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेक्ट। आने वाले और इसके बाद में आगे जब बढ़ते हैं, होम ई नोट भी बेनिफिट्स द यूजर थ्रू द प्रोविजन ऑफ बेटर कवरेज एंड हायर डेटा रेट्स। जाहिर सी बात है कि अगर घर पे ही लगा रहेगा आपका ये छोटा सा होम ई नोट भी या स्मॉल सेल, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छा कवरेज मिलेगा। एंड ऑल्सो बेनिफिट द नेटवर्क ऑपरेटर बाय टेकिंग ट्रैफिक अवे फ्रॉम द सराउंडिंग मैक्रो सेल्स। मतलब मैक्रो सेल्स का क्या फंडा होता है? मैक्रो सेल अगर आपका बोले तो जैसे कि एक पर्टिकुलर टावर होता है, मतलब कह सकता हूँ कि वो आपका पोल टावर भी हो सकता है जहाँ पे मतलब बड़े बड़े एंटीनास वगैरह लगे होंगे, तो वो आपका मैक्रो सेल कहलाता है, मैक्रो साइट कहलाती है। दियर मेन ड्रॉबैक इज कॉस्ट। जाहिर सी बात है हर एक बंदे के घर पे लगा पाना तो पॉसिबल है नहीं। ए होम ई नोट भी बिलोंग्स टू ए क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप CSG। मतलब एक जो होम ई नोट भी होता है ना आपका, एक वो क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप में मतलब को बिलोंग करता है। तो विच इट कैन प्रोवाइड आइदर एक्सक्लूसिव और प्रेफरेंशियल एक्सेस टू मोबाइल दैट ऑल्सो बिलोंग टू द क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप। मतलब कह सकता हूँ कि वो कुछ एक लिमिटेड वर्जन में ही यूज किया जा सकता है। वो मोबाइल लिस्ट ऑफ क्लोज सब्सक्राइबर्स इज स्टोर्ड बाय द यू सिम। अभी यहाँ पे देखिए ये जो आपकी ये जो क्लो मतलब मोबाइल की जो लिस्ट आ गई ना क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप की, किसको किसको आप कॉल कर सकते हैं, तो वो आपके सिम में ये फंक्शन ऑलरेडी दिया जाएगा। कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ए डिवाइस मैनेजमेंट सर्वर, ये जो कि डाउनलोड की जा सकती है आपके डिवाइस मैनेजमेंट सर्वर्स के थ्रू, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नेटवर्क ऑपरेटर, जो कि आपका नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू कंट्रोल होता है। होम इनोड भी हैव लोअर पावर लिमिटेशन दैट देन नॉर्मल बेस स्टेशन। जाहिर सी बात है कि छोटा सा है तो ऑब्वियसली उसकी तो पावर बहुत कम ही होगी। कैन कंट्रोल ओनली वन सेल एंड डू नॉट सपोर्ट द एक्सटेंटर्स। देखिए वही बात आ गई
कि यहाँ पे ये X2 इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है। अभी रिलीज 10 आया नहीं है, जब रिलीज 10 आएगा तो शायद ये सपोर्ट करेगा। On the S1 interface, a home eNodeB can communicate with the evolved packet core either directly or through a device known as home eNodeB gateway. मतलब that shields the EPC from the potentially huge numbers of home eNodeB. अभी यहाँ ये देखिए कि ये जो आपका है ये कल डायरेक्टली ईपीसी से कनेक्ट कर सकता है, लेकिन दूसरे बेस स्टेशन से नहीं। मतलब अगर आप उसकी कवरेज से बाहर गए तो आपका कॉल ड्रॉप होना तय है 100%। तो आगे बढ़ते हैं। द S1 डेटा एंड सिग्नलिंग मैसेजेस आर ट्रांसपोर्ट बाय द कंज्यूमर्स इंटरनेट। अभी ये जो S1 इंटरफेस है, ये यहाँ पे ये ईपीसी से कनेक्टेड कैसे होगा? जाहिर सी बात है आपके घर पे जो इंटरनेट है वो उसके थ्रू कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दे हैव टू बी सिक्योर्ड मोर केयरफुली देन नॉर्मल S1 कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है कि अगर ये ऐसा रहेगा तो बहुत ज़्यादा सिक्योर तो नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका इंटरनेट के थ्रू काम कर रहा है। अगर इंटरनेट मान लीजिए नहीं काम कर रहा है या कुछ अनदर थिंग्स हैं, तो आराम से कह सकता हूँ कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ इट इज ऑपरेटर्स आर इंक्रीजिंग द सॉरी मैंने ये बताया हुआ है evolved packet core architecture of the EPC. So in below slide figure shows the main components of the evolved packet core EPC. We have already seen one component, the home subscriber server HSS, which is a central database that contains information about all the network operator subscriber. मतलब एक HSS जो है ना, होम सब्सक्राइबर सर्वर, वहाँ पे आपकी एक एक सब्सक्राइबर की, चाहे वो आपका नेटवर्क किसी भी ऑपरेटर का रहे, लेकिन HSS जो होता है ना वो एक क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप होता है जो कि सेंट्रल डेटाबेस होता है। उसमें आपके एक एक बंदे की एक एक मतलब नंबर की आपको डिटेल्स जरूर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ एलटी दैट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम यूएमटीएस एंड जीएसएम। ये एक नया कंपोनेंट है जो कि यूएमटीएस और जीएसएम से फॉरवर्ड किया गया है। The packet data network gateway paging this one, the packet data network gateway is the EPC point of contact with the outside world। मतलब पैकेट डेटा गेटवे जो है, अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताया था। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट में बताता हूँ कि कहाँ पे था वो, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये नहीं था, हाँ ये रहा, बताऊंगा डिटेल्स इसको। अभी वापस से आते हैं हम लोग। The packet data network gateway (PDW) is the EPC point of contact with the outside world through the SDI interface। देखिए यहाँ पे SDI इंटरफेस कहाँ पे है? पैकेट डेटा गेटवे, ये आपका SDI इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड रहता है इंटरनेट, अदर पीडियंस, ठीक है, अदर पैकेट डेटा नेटवर्क्स। और IMS बोले तो आपका क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम कुछ होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, IMS का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको लेकिन नेक्स्ट उसमें, क्योंकि हम लोग IMS अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे। और मल्टीमीडिया सिस्टम कुछ होता है इसका फुल फॉर्म। एनीवे, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आते हैं वापस से। PDN गेटवे दैट by means of signaling messages that are internal to the EPC. Comparison with UMTS and GSM shows that the PDN gateway has the same role as the gateway GPRS support node। मतलब यहाँ पे जो आपका PDN गेटवे जो है ना आपका सेम काम करते हैं, ठीक है, जो आपका GGSN काम करता था 2G में, ठीक है। While the serving gateway and MME handle the data routing and signaling function of the serving GPRS support node SGSN। ये MME क्या है? MME बहुत अच्छी चीज़ है, बताऊंगा इसके बारे में, पूरा टॉपिक है बहुत अच्छे से डिटेल में। अभी मतलब बहुत डिटेल में अगर बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। मोबाइल मैनेजमेंट इक्विपमेंट समथिंग होता है उसका फुल फॉर्म। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, जो ये आपका ये PDN गेटवे मतलब पहले ये काम करता था GGSN, ठीक है। और ये जो आपका while the serving gateway and MME handle the data routing and signaling function of the serving GPS support node SGSN। मतलब SGSN का जो फंडा है ना, ये पहले था आपका
ये क्या बोलते हैं, सर्विंग जीपीआर SGSN इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, मैं भूल गया। और ये जो हैंडल द डेटा राउटिंग एंड सिग्नलिंग फंक्शन वाइल द सर्विंग गेटवे एंड एमएमई हैंडल। जो सर्विंग गेटवे होता है ना SGW एंड एमएमई, जो एमएमई और सर्विंग गेटवे होता है वो SGSN का काम देखते हैं 4G में। स्प्लिटिंग द SGSN इन टू makes it easier for an operator to scale the network in response to an increased load। अब जाहिर सी बात है कि इस पे इंक्रीज लोड तो इंक्रीज हुआ होगा, करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें स्प्लिट हो गई हैं, SGSN और GGSN। ठीक है, द ऑपरेटर यहाँ पे SGSN और GGSN जो है ना, SGSN को हैंडल करता है कौन, आपका ये सर्विंग गेटवे एंड एमएमई, और यहाँ पे GGSN को कौन हैंडल करता है, PDN गेटवे। ठीक है, तो द ऑपरेटर कैन ऐड मोर सर्विंग गेटवेज एज द ट्रैफिक इंक्रीजेस। मतलब सर्विंग गेटवे जो है ऑपरेटर्स और भी आपके डाल सकते हैं वहाँ पे, और भी मतलब ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में टू सपोर्ट दिस स्प्लिट द एस1 इंटरफेस हैज़ 2 कंपोनेंट्स। मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए एस1 इंटरफेस के पास भी 2 कंपोनेंट होते हैं। S1U इंटरफेस कैरीज ट्रैफिक फॉर द सर्विंग गेटवे। S1U देखिए सर्विंग गेटवे के लिए ये ट्रैफिक ये अपना ट्रैफिक लेके जाता है, एंड interface has 2 components। S1U interface carries traffic for the serving gateway while the S1 MME interface carries signaling message for the MME। देखिए ये देखिए S1 MME करेक्ट है। यहाँ पे मतलब ये S1 इंटरफेस जो है ना, S1U एंड S1 MME मतलब 2 इंटरफेस आ गए ये आपके S1 में, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे ये आपका S1 इंटरफेस ही था, मतलब यहाँ पे S1 इंटरफेस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फिगर 2.5। द EPC हैज़ अदर कंपोनेंट्स दैट वर नॉट शोन इन फिगर। फर्स्टली द सेल ब्रॉड, इस EPC के पास अभी और भी फंक्शन है, हम लोगों को EPC के बारे में बहुत डिटेल से आगे भी पढ़ना है। फर्स्टली द सेल ब्रॉडकास्ट सेंटर CBC वाज प्रीवियसली यूज्ड बाय UMTS। ठीक है, फॉर द रियरली इम्प्लीमेंटेड सेल ब्रॉडकास्ट सर्विसेज CBS इन LT द इक्विपमेंट इज रीयूज फॉर ए सर्विस नोन एज द अर्थक्वेक एंड सुनामी वार्निंग सिस्टम ETWS। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली द इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर EIR was also inherited from UMTS and listed the details of lost or stolen mobiles। मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड वगैरह है ना, अगर हम लोग किसी ऑपरेटर को बोल देते हैं कि हाँ भैया हमारा मोबाइल खो गया, सिम खो गया, तो वो सब चीज़ें हैं इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड में। हम लोग मतलब उसको आपने किसी ऑपरेटर को कॉल किया तो वो लोग उसमें डाल देते हैं EIR में, और उसके बाद में आपका मतलब पता चलेगा कि हाँ मतलब वो आपका नंबर काम करना बंद कर देता है कि हाँ ये नंबर अभी सस्पेंडेड हो गया है या नहीं, नॉट रीचेबल है या जो भी है। आपको अगर पता हो तो मतलब अगर जैसे आपका मोबाइल गिर गया है तो उस टाइम पे आप ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेटर को कॉल करके बोलते हैं तो इमीडिएटली वो ब्लॉक कर देते हैं नंबर। यहाँ पे एक बार देख लीजिए ज़रा कि ये आपका एवॉल्व यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क है। ये आपका MME के थ्रू, MME से कनेक्टेड है S1 MME के थ्रू। ये जो आपका है ना HSS, मतलब HSS का फुल फॉर्म क्या था यहाँ पे, होम सब्सक्राइबर समथिंग करके कुछ था। तो जो HSS है ना, एक मिनट, जो आपका HSS है ना, HSS मैंने बताया था कि एक आपका क्लोज वो ग्रुप रहता है, तो उसमें मतलब सारे सब्सक्राइबर की, ये देखिए होम सब्सक्राइबर सर्वर, ये रहा इसका फुल फॉर्म। तो होम सब्सक्राइबर सर्वर की यहाँ पे सारी लिस्ट होती है, सब सारे मतलब ऑपरेटर्स की डिटेल्स होती है, और ये सबके साथ में शेयरिंग होता है। ये आपका सर्विंग गेटवे है, ठीक है, ये आपका पेजिंग गेटवे है, ये आपका पेजिंग गेटवे है। तो ये S5 और S8 इंटरफेस के थ्रू जुड़ा रहता है। ये LTE सिग्नलिंग है, ये देखिए सिग्नलिंग है, ये जो डॉटेड लाइन है ये सिग्नलिंग है आपकी, जबकि ये आपकी ट्रैफिक, ये आपकी ये आपका ट्रैफिक है एक्चुअली। और इसके अलावा ये यहाँ पे आपका अदर अदर इंटरनेट, अदर PTNs वगैरह, मतलब जो आपका जैसे PTN वगैरह मैंने बताया था ना कि जैसे ऑपरेटर्स इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से अगर आप आ जाएंगे ना, तो जैसे कि मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको कि ये देखिए कहाँ लिखा था, दैट्स फॉर द APC हैज सम अदर कंपोनेंट दैट वर नॉट वाज प्रीवियसली बाय UMTS, यहीं पे कहीं लिखा था। The operator can add more serving it and direct while adding more MAC to handle as an increase। देखिए
while adding more MME to handle to an increase in the number of mobiles to support this split. S1 interface has two components, and while the S1 MME interface carries signal message for the MME, the EPC has other components that were not shown in figure. तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसको इंक्रीज किया जा सकता है, इट्स नॉट ए बिग चैलेंज। आगे देखते हैं हम लोग रोमिंग आर्किटेक्चर ऑफ ईपीसी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, यहाँ पे कि क्या होता है कि अगर हमारा मतलब कॉल अगर रोमिंग पे है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि पहले आपका कॉल जाएगा होम लोकेशन रजिस्टर्ड में। अगर आपका नंबर होम लोकेशन रजिस्टर्ड में नहीं मिल रहा है, जो कि पहले आपका 2G में एज ए ऑथेंटिकेशन सेंटर जाना जाता था, तो वो आपका यहाँ पे आ गया एचएलआर में अगर आपका नंबर नहीं है तो आपका जाएगा फिर एचएसएस में। जब एचएसएस में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपका डेटाबेस मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तब आप आराम से उस पर बात कर पाएंगे। आते हैं वापस हम अपनी स्लाइड पे। ये है आपका रोमिंग आर्किटेक्चर। रोमिंग अलाउज यूजर्स टू मूव आउटसाइड देयर नेटवर्क ऑपरेटर्स कवरेज एरिया बाय यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम टू डिफरेंट नेटवर्क्स। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई ऑपरेटर किसी दूसरे ऑपरेटर से मतलब 4G के साथ शेयर करके बैठा हुआ है, जैसे कि सपोज अगर आपको याद हो तो कई बार क्या होता था कि जैसे कि कर्नाटका की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल से वोडाफोन ने 3G लेके रखा हुआ था। तो वोडाफोन ने, और जब वोडाफोन का 3G लॉन्च हो गया था तो उस टाइम पे आइडिया ने 3G लेके रखा होता, 3G या 4G कुछ लेके रखा होता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा था। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो उस टाइम पे सिग्नल वगैरह तो आपके पास आएगा, लेकिन क्या होता था कि वो उसके साथ में शेयरिंग नेटवर्क था। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, रिसोर्स फ्रॉम टू डिफरेंट नेटवर्क्स, इट रिलाइज ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ रोमिंग एग्रीमेंट। जाहिर सी बात है कि भैया एक दूसरे ऑपरेटर का अपना रोमिंग का एग्रीमेंट तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद में विच डिफाइंस हाउ द ऑपरेटर्स विल शेयर द रिजल्टिंग रेवेन्यू। आपस में जो उनका जो प्रॉफिट और लॉस है वो देखेंगे। द यूजुअल आर्किटेक्चर इज सोन इन फिगर 2.6 मीन्स, नीचे वाले फिगर में मैंने दिखाया हुआ है, ये रहा आपका इसका, ठीक है। उसके बाद में हम लोग वापस से आते हैं इसमें। द यूजुअल आर्किटेक्चर, इफ ए यूजर इज रोमिंग, इफ ए यूजर इज इन रोमिंग एंड द होम सब्सक्राइबर सर्विस इज ऑलवेज इन द होम नेटवर्क। जो एचएसएस है ना, तो जाहिर सी बात है एचएसएस मतलब अभी वो तो सेंट्रल डेटाबेस है, तो अपने होम नेटवर्क में ही कहलाएगा। वाइल द मोबाइल ई यूट्रेन एमएमई एंड सर्विंग गेटवे आर ऑलवेज इन द विजिटेड नेटवर्क। ये जो एचएसएस है ना, एचएसएस तो आपका एक क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप होता है, तो बंदा तो कहलाएगा कि हाँ भैया रोमिंग पे नहीं है। लेकिन जो मोबाइल आपका ई यूट्रेन में है, एमएमई है, या सर्विंग गेटवे में है, तो वहाँ पे आपका ये विजिटर नेटवर्क दिखाएगा। द पीडियन गेटवे हाउएवर कैन बी इन 2 प्लेसेस। जो पीडियन गेटवे है ना, आपका 2 प्लेसेस पे होगा। कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट जनरली यूज होम राउटर ट्रैफिक इन विच द पीडियन गेटवे लाइज इन द होम नेटवर्क, ठीक है। मतलब जो पीडियन गेटवे है ना, उसको रूट होके जाएगा होम, मतलब क्या बोलते हैं, होम नेटवर्क के थ्रू आपका रूट होके जाएगा। कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट जनरली यूज होम राउटर ट्रैफिक, मतलब वो आपके होम नेटवर्क के थ्रू रूट होके जाएगा। इन विच द पीडियन गेटवे लाइज इन द होम नेटवर्क। ये देखिए फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय यूजिंग दिस आर्किटेक्चर द होम नेटवर्क ऑपरेटर कैन सी ऑल द ट्रैफिक एंड कैन चार्ज फॉर इट डायरेक्टली, सो इट ओनली रिक्वायर्स ए बेसिक रोमिंग एग्रीमेंट विद द विजिटेड नेटवर्क। इसमें तो ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं। द टू नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग एन इंटर ऑपरेटर बैकबोन known either as the IP packet exchange IPX or by its older name of GPRS roaming exchange GRX. Communication with the IP multimedia subsystem। मैं वहाँ पे IMS का फुल फॉर्म पूछ रहे थे ना, तो उसका फुल फॉर्म यही होता है, IP मल्टीमीडिया सबसिस्टम, IMS बोलते हैं। जिसके थ्रू मैंने बताया था कि अगर आप लोग वोल्टेज कॉल वगैरह करते हैं तो ये IMS के थ्रू ही हो सकता है, नहीं तो फिर वोल्टेज कॉल पॉसिबल नहीं। मतलब अगर आप चाहें तो 4G पे कॉल अगर करना चाहेंगे ना, तो उसके लिए आपको IMS चाहिए ही चाहिए होगा, अदरवाइज आपकी कॉल 2G या 3G में जाएगी। तो जनरली यूज लोकल ब्रेकआउट इन विच द पीडियन गेटवे लाइज इन द विजिटेड नेटवर्क। मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर मैं कुल मिलाकर अगर आपको बताना चाहूँ तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए ये आपके पर्टिकुलर ये आपके इंटरफेसेस हैं, ये आपके सारे के सारे लॉजिकल होते हैं। ये बात याद रखिए, ये जितने भी लॉजिकल होते हैं ये आपके फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे S1 U इंटरफेस और सर्विंग गेटवे और MME के बीच में S11 इंटरफेस होता है।
ये आपका SNMME इंटरफेस हो गया, ये आपका S5 इंटरफेस हो गया, ये आपका SGI इंटरफेस हो गया। ये देखिए होम राउटर ट्रैफिक थ्रू इंटरनेट APN, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऐसे SGI इंटरनेट के थ्रू सॉरी SGI इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। यहाँ पे सर्विंग गेटवे और पेजिंग गेटवे, ठीक है, ये आपका कनेक्टेड कैसे है, आपका एसेट इंटरफेस के थ्रू। ये आपका है HSS होम सब्सक्राइबर, होम सब्सक्राइबर करके कुछ था, मुझे मैं भूल गया यार फिर से। तो HSS जो है ना, होम सब्सक्राइबर क्लोज ग्रुप करके कुछ ऐसा था। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या था एक्चुअली। होम सब्सक्राइबर सर्वर, ठीक है। तो होम सब्सक्राइबर सर्वर जो है ना, वो आपका इसके थ्रू कनेक्टेड होता है S6A इंटरफेस के थ्रू। ये एक बात ये याद रखिएगा पूरे उसमें, मतलब पूरे इस पर्टिकुलर क्लासेस में, कि ये जो आपका एक जो मतलब विदाउट डॉटेड लाइन है ना, तो ये आपका ट्रैफिक है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो सिग्नलिंग है। कहीं पे भी आप ये बात याद रखिएगा। तो अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। This has two slightly different implementation, namely S5 if the two devices are in the same network। मतलब S5 इंटरफेस हमारा कब कब रहेगा, जब हमारा सेम नेटवर्क में है तब, ठीक है। एंड एसेट इफ दे आर इन डिफरेंट नेटवर्क्स, मतलब एसेट इंटरफेस हमारा कब होगा, जब वो डिफरेंट नेटवर्क्स में है। ये समझिए आप यहाँ से फंडा। सो विद द with the main distinction lying in the interface's security requirements for mobile that are not roaming, the serving and PDN gateways can be integrated into a single device। मतलब फॉर मोबाइल्स दैट आर नॉट रोमिंग, मतलब जो मोबाइल रोमिंग में नहीं है, तो द सर्विंग एंड पीडीएन गेटवे, मतलब सर्विंग सर्विंग और पीडीएन गेटवे, मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों आपका ये सेम नेटवर्क के लिए है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये सर्विंग गेटवे आपका, पेजिंग गेटवे ये आपका अदर नेटवर्क मतलब अदर ऑपरेटर्स के लिए एसेट इंटरफेस के थ्रू आपका कनेक्टेड रहता है। फॉर मोबाइल्स दैट आर नॉट रोमिंग लिखा हुआ है इंटरनेट इंटीग्रेट, the serving and PDN gateways can be integrated into a single device so that the S5 asset interface vanishes together। This can be useful because of the associated रिडक्शन इन लेटेंसी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे फिर से एक बात आती है कि मतलब LT आपका किया, मतलब LT आपका हुआ ही इसीलिए है कि वहाँ पे हम लेटेंसी वगैरह, मतलब जो आपका मतलब जो डिले वगैरह होता है पैकेट में, वो कम से कम कर पाएँ। और इसके बाद में अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरा पुराना वीडियो अगर आप देखेंगे, तो उस पर आपको पता चलेगा कि हम लोग जब रोमिंग पे रहते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या मतलब कॉल्स वगैरह कैसे क्या होता है। और लेकिन एक सिंपल फंडा मैं ज़रूर बता दूं आपको कि होता क्या है, कि जब भी आप अगर रोमिंग पे हैं तो उस टाइम पे मतलब ये आपका HSS ज़रूर यूज करता है, ठीक है। होम सब्सक्राइबर सर्वर वो इसलिए यूज करता है क्योंकि ये आपका मतलब सभी के सारे ऑपरेटर्स के साथ में शेयर होता है, और ये सेंट्रल डेटाबेस होता है इस वजह से। तो गाइस, मेरा आपसे लास्ट में कहना यही है कि आज के इस वीडियो में मेरे लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।